नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर के क्लासेस में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग बीपीएससी 66वें जीके सीरीज के अंतर्गत ज्योग्राफी में भारत की मिट्टियों के बारे में पढ़ेंगे। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एक दो प्रश्न निकल जाता है और काफ़ी आसान टॉपिक भी है। आप इस टॉपिक को मेरे साथ में नोट बनाते चलें और इससे जो भी आपने टॉपिक अभी तक कवर किया है उन सभी को आप लगातार रिवीजन करते रहें, ठीक है। क्योंकि रिवीजन जो है कुछ जैसे आप अगर 1 घंटे अगर आप कोई चीज़ पढ़ते हैं तो उसके पीछे एटलीस्ट कम से कम 1 घंटे रिवीजन में भी दें, क्योंकि बिना रिवीजन आपने जो पढ़ रखा अगर आपके ध्यान में नहीं है तो वो सारा चीज़ वेस्ट होगा। इस चीज़ को आप समझें, 10 मिनट समय लें, सोचें कि रिवीजन का क्या महत्व है। इसलिए रिवीजन पर जो है बराबर हम जोर देते हैं, तो आप भी इस पर ज़रूर विचार करें। इसके अलावा दोस्तों, टॉपिक को अच्छे से तैयार करें, उस पर क्वेश्चन बनाने की कोशिश करें। कहीं से अगर कुछ नया पॉइंट मिलता है इस टॉपिक से रिलेटेड तो उसे वहाँ पर नोट कर लें, कमेंट में भी करके बताएं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, पास वाले बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये चीज़ पहुँच सके और कहीं ना कहीं जो है इसका लाभ हम सभी को हो। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो दोस्तों, अपना टॉपिक है भारत की मिट्टी, ठीक है। देखिए, मिट्टी क्या होता है, तो मिट्टी जो है स्थल मंडल का एक उपजाऊ ऊपरी परत होता है जिसमें कि पौधे या खाद्यान्न वगैरह उगते हैं। बेसिक बात है। देखिए, मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है, तो पेडोलॉजी कहलाता है। ये पूछा गया एग्जाम में, ध्यान रखना है। मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? पेडोलॉजी। फिर देखिए, मिट्टी का जो निर्माण होता है ये क्या कहलाता है, तो मिट्टी का निर्माण होना पेडोजेनेसिस कहलाता है। ध्यान रखें, मिट्टी का अध्ययन तो हो गया पेडोलॉजी और मिट्टी का निर्माण होना पेडोजेनेसिस कहलाता है। अब देखिए, मिट्टी का निर्माण किससे किससे होता है, तो मिट्टी का निर्माण मुख्यतः जो है चट्टान के कण और जीवाश्म से होता है, ठीक है। यहां पर एक बात ध्यान रखने वाला ये है कि यदि किसी भी मिट्टी में चट्टान का कण अगर ज़्यादा है तो वह जो है कम उपजाऊ होगा, और यदि किसी मिट्टी में जीवाश्म ज़्यादा है तो वह मिट्टी अधिक उपजाऊ होगी। क्लियर है? अब देखिए, मिट्टी का यदि पीएच वैल्यू का बात किया जाए तो सामान्य अवस्था में ये जो है दोस्तों 6 से 7 तक होना चाहिए, ठीक है। ये जनरल वैल्यू है। लेकिन यदि देखिए, अगर यह बढ़ जाता है, मैक्सिमम हो जाता है इस पीएच मान से, तो वो मिट्टी क्षारीय हो जाती है, ठीक है। और यदि यह जो है इस वैल्यू से कम जाए तो वह अम्लीय हो जाती है। ध्यान रखना है ये वाला बात। उससे भी ज़्यादा जरूरी है कि ये प्रश्न जो है एग्जाम में पूछता है क्या, तो क्षारीय प्रकृति की मिट्टी को किस प्रकार दूर किया जा सकता है। तो ध्यान रखना है आपको कि क्षारीय मिट्टी जो है उसमें जिप्सम मिला करके उसकी क्षारीयता को दूर किया जाता है। यदि आपसे अगर पूछ ले कि अम्लीय मिट्टी की अम्लता जो है क्या मिलाकर दूर किया जाता है, तो उसमें होगा लाइम, चूना मिलाकर ठीक किया जाता है। क्षार में जिप्सम, एसिड अम्ली में चूना, ध्यान रखना है। देखिए, ICAR संस्था है जिसे भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च के नाम से जाना जाता है। इसने भारतीय मिट्टी को 8 भागों में विभाजित किया है। ये 8 भाग कौन कौन से हैं, यदि इन पर आप नज़र डालें तो ये है, देखिए 8 भाग टोटल है, ध्यान रखना है। पहला है एलुवियल सॉइल, जलोढ़ मिट्टी। ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी। रेड सॉइल, लाल मिट्टी। लेटेराइट सॉइल, लेटेराइट मिट्टी। स्लाइन सॉइल, लवणीय मृदा। पीट सॉइल, दलदलीय। माउंटेनियस सॉइल, पर्वतीय। और डेजर्ट सॉइल, मरुस्थलीय मृदा। तो ये जो है
ICAR ने 8 भागों में विभाजित किया है। ये ध्यान रखें, ये सवाल पूछा गया है कि ICAR ने भारतीय मिट्टी को कितने भागों में विभाजित किया है। चलिए अब इन सभी मिट्टी को अलग अलग करके पढ़ लेते हैं, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट बनते हैं उनको भी देख लेते हैं। अपना पहला जो मिट्टी है ये है जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी को पढ़ने से पहले एक बार आप जरा फिगर को देख लीजिए। फिगर को आप इस तरह से समझें। देखिए ये जो है नदी का एक फ्लो हो रहा है इधर से। ठीक है, ये देखिए ये नदी इसमें जो है बह रही है। ठीक है दोस्तों, नदी जो है इसमें इस प्रकार से जो है नदी का इस तरह से फ्लो हो रहा है। अब देखिए क्या है ना कि नदियों के द्वारा जो है इसमें अवसाद होते हैं। अब नदियों के द्वारा अवसाद को साइड में जो है एक जगह जमा कर दिया जा रहा है और लगातार ये प्रक्रिया होती रही है। तो यहाँ पर जो है जलोढ़ मिट्टी लगातार जो है परत दर परत जमते जा रही है। ठीक है, अब क्या हुआ कि नदी में कभी आ गया बाढ़। बाढ़ होगा तो नदी से पानी इधर उधर हर जगह फैलेगा। ठीक है, और नदी से जब पानी फैलेगा तो यहाँ पर भी जो है जो अवसाद से जमा हो जाएंगे। ठीक है, तो दो बातें यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी है कि सामान्य अवस्था में जब नदी जो है अवसाद को कहीं एक जगह जमा कर रही थी और यहाँ पर लगातार जमा कर रही थी, तो ये क्या है, इसे बोलते हैं, जहाँ पर लगातार जमा हो रही हो उसे बोलते हैं बांगर। ठीक है, और बांगर जो होती है ये पुरानी मिट्टी होती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ परत दर परत जमा होते रहता है। लेकिन जब बाढ़ से जो मिट्टी का इधर आया, जो अन्य क्षेत्रों में मिट्टी फैला और उसमें जो अवसाद नदी के मार्ग क्षेत्र से जो बाहर आ गया उसे बोलते हैं खादर। खादर जो है ये इसे नई जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए ये आप देख रहे हैं नदी का मार्ग सामान्य अवस्था में यहाँ जो जमा हो रहा है इसे हम लोगों ने क्या नाम दिया, बांगर, पुरानी मृदा। ये कम उपजाऊ होती है। लेकिन देख रहे हैं जब बाढ़ के कारण ये जो है मिट्टी का इधर उधर फैलाव हो गया तो इसे बोला गया खादर। ठीक है, खादर जो है ये बाढ़ से निर्मित होता है। ये नई मिट्टी होती है और ज़्यादा उपजाऊ होती है। तराई क्या है, जैसे देखिए कि इस तरह से मृदा बह कहीं पर यहाँ पर जो है अवसाद जमा हो गया इस जगह पर। ठीक है, और यहाँ पर पानी लगातार रहेगा, पानी इसके ऊपर से जा रहा है, यहाँ पानी भरा हुआ है। तो जहाँ जिस जगह पानी ठहर जाता है उस जगह को तराई बोलते हैं। ठीक है, इतना बात आपको ध्यान में रखना है। पुरानी मिट्टी बांगर। आपने सीमेंट का एक प्रचार सुना होगा, बांगर सीमेंट सबसे पुराना, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। तो ध्यान रखना है, बांगर सबसे पुराना, खादर नया मिट्टी, नया जलोढ़ मिट्टी। अब देखिए जलोढ़ मिट्टी का निर्माण जो है ये कैसे होता है, तो नदियों और बाढ़ के द्वारा होता है। इस मिट्टी में जो है पोटास बहुत ही अधिक मात्रा में पाया जाता है। देख रहे हैं ट्रिपल एरो बना हुआ है, बहुत ज़्यादा मात्रा में इसमें पोटास पाया जाता है, ध्यान रखना है। जलोढ़ मिट्टी का विस्तार देखिए 43% पर है। अतः जलोढ़ मिट्टी जो है, जितनी भी मिट्टियां हैं सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल जलोढ़ मिट्टी का ही है। सवाल ऐसे पूछा जाता है कि भारत में सर्वाधिक मृदा पाई जाती है डैश, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। तो आपको लगाना है जलोढ़ मिट्टी, सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी ही है। और सबसे ज़्यादा होने के साथ साथ सभी मिट्टियों में सबसे ज़्यादा ये उपजाऊ भी होती है जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका 64 बीपीएससी में पूछा गया कि निम्न में से कौन सी मिट्टी सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है, तो जलोढ़ मिट्टी है। ठीक है, यदि आपसे पूछ ले पुरानी जलोढ़ क्या कहलाती है, तो हम लोगों ने क्या देखा, पुरानी बांगर, नई को खादर। ध्यान रखें, जलोढ़ मिट्टी की अगर बात किया जाए तो इसका मुख्य क्षेत्र है पंजाब, यूपी, बिहार, आंध्रा। ये सब यहाँ पर जो है मुख्य क्षेत्र से पाया। भारत का जो लगभग मैदानी भाग है, ठीक है,
खास करके नदियों के अपवाह वाला मैदानी भाग, उसमें जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। इसलिए आप देखेंगे कि इन सभी क्षेत्रों में जो है खेती जो है बहुत ज़्यादा होती है। और अगर देखिए जलोढ़ मिट्टी में अगर पूछ ले कि सबसे कम जल धारण क्षमता किसकी होती है, तो ये जलोढ़ मिट्टी ही की होती है। ठीक है, उम्मीद है आपको जलोढ़ समझ में आ गया होगा। अब काली मिट्टी की तरफ चलते हैं। इसमें भी आप फिगर को पहले देख लें। ये देखिए, ये ज्वालामुखी अंदर से जो है निकली बेसाल्ट मैग्मा निकल रहा है और इस तरह से बाहर आकर जो है ठंडा हो गया। ठीक है, यहाँ देखें आप, ये है हमारा बेसाल्ट चट्टान का निर्माण हो गया। ठीक है, और जब इस चट्टान का देखिए क्षरण होगा तो जो रेड डॉट आप देख रहे हैं, इस तरह से बेसाल्ट चट्टानों के क्षरण से ही काली मिट्टी का निर्माण होता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा चुका है कि काली मिट्टी का निर्माण होता है। ध्यान रखिए, ग्रेनाइट चट्टान से, बेसाल्ट चट्टान से, कायांतरित चट्टान से। तो आपको ध्यान रखना है कि बेसाल्ट चट्टान का निर्माण जो है, माफ करें, काली मिट्टी का निर्माण जो है बेसाल्ट चट्टान से होता है। ठीक है, और बेसाल्ट चट्टान कैसे होता है, तो ज्वालामुखी क्रिया द्वारा या बेसाल्ट चट्टान के क्षरण से काली मिट्टी का निर्माण होता है। अब देखिए, काली मिट्टी में केस नली, जिसे कैपिलरी कहते हैं, कैपिलरी ट्यूब आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में। ठीक है, कि तेल की बत्ती ऊपर क्यों चढ़ती है ना, तो या पौधों में जो है जल खनिज का जो है हर जगह फैल जाना, तो काली मिट्टी में केसनली ज़्यादा होती है। ठीक है, इसलिए काली मिट्टी में जल का अवशोषण ज़्यादा होता है। ठीक है, ये वाटर को ज़्यादा एब्जॉर्ब करती है। और जब तापमान टेम्परेचर बढ़ता है, चूंकि इसमें जल ने काली मिट्टी ने जल को अवशोषित करके रखा है, लेकिन तापमान जब बढ़ेगा तो वाष्पोसर्जन होगा, वेपोराइजेशन होगा। उससे क्या होता है, जब पानी का वेपोराइजेशन होता है तो इस मिट्टी में जो है दरारें पड़ जाती है। इस तरह से इसमें दरार पड़ जाती है, क्योंकि नीचे में इसका पानी है, मतलब जल का जो है, जल का अंश रहता है। वाष्पोसर्जन जब होता है तो ये जल जो है जब वाष्पोसर्जित होता है तो मिट्टी में जो है दरार पड़ जाता है। इसलिए काली मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मृदा कहते हैं। इसको आपको ध्यान में रखना, एग्जाम में पूछा गया है। निम्न में से कौन सी मिट्टी स्वतः जुताई वाली मृदा होती है, तो काली मिट्टी को। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए काली मिट्टी का नाम क्या क्या होता है, तो देखिए, काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, रेगुर, कपासी मिट्टी भी कहते हैं, ध्यान रखना है, या चिनोर्जम, चिनोर्जम मृदा भी काली मिट्टी को कहा जाता है। और ये जो चिनोर्जम आप देख रहे हैं, ये इसका अंतर्राष्ट्रीय नाम है ब्लैक सॉइल का। ठीक है, कपासी मिट्टी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें कपास जो है बहुत मात्रा में उगाया जाता है। काली मिट्टी का कपास जो है के लिए सबसे उपयुक्त काली मिट्टी ही है, इसलिए इसका नाम पड़ गया कपासी मिट्टी। अब देखिए, इसके काले रंग का बात किया जाए कि भैया ये काली मिट्टी का रंग काला क्यों होता है, तो ध्यान रखना है, मैग्नेटाइट टिटेनीफेरस के कारण। ध्यान रखिए, मैग्नेटाइट टिटेनीफेरस, टिटेनीफेरस के कारण जो है काली मिट्टी का रंग काला होता है। इसका मुख्य क्षेत्र का बात किया जाए तो देखिए, गुजरात है, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है। ठीक है, इसके अलावा भी कई सारे क्षेत्र हैं, लेकिन मुख्य क्षेत्र में गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश को आप ध्यान में रखें। इसमें देखिए क्या क्या उगाया जाता है, तो चावल, और चावल में अगर बात किया जाए तो तमिलनाडु का क्षेत्र। फिर देखिए कपास सबसे ज़्यादा उगाया जाता है, इसलिए इसका नाम कपासी मिट्टी भी पड़ गया, यहाँ पर हम लोग ने देखा। फिर देखिए गन्ना, ये सब जो है इसका मुख्य फसल है, लेकिन सबसे जो ज़्यादा उगाया जाता है ये है कपास। अगर ह्यूमस की बात की जाए या जैव पदार्थ की बात की जाए तो काली मिट्टी में ह्यूमस जो है ये कमी होता है, बहुत कम होता है, ध्यान रखना है। अगला जो अपना मिट्टी है ये है मरुस्थलीय मृदा, डिजर्ट सॉइल। देखिए डिजर्ट सॉइल क्या होता है कि जैसे कोई एरिया डिजर्ट है, मरुस्थल है, तो वहाँ पर देखिए तापमान बहुत ज़्यादा होगा। तापमान ज़्यादा होगा तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया ज़्यादा होगी,
वाष्पोत्सर्जन की क्रिया ज़्यादा होगी तो स्वाभाविक बात है जल कम जाएगा। यही तो डिजर्ट में कंडीशन होता है कि तापमान ज़्यादा, वेपराइजेशन ज़्यादा, ये दोनों ज़्यादा, तो वाटर जो है ये कम। जिस वजह से क्या होता है कि मिट्टी में नमी बिल्कुल भी नहीं रहती, मिट्टी क्या हो जाती है, शुष्क, ड्राई हो जाती है। ठीक है। और मरुस्थलीय मृदा की बात की जाए तो ये सबसे कम उपजाऊ होता है, और थोड़ा बहुत जो इसमें उपजा होता है इसका मुख्य कारण है कैल्शियम। ठीक है, मरुस्थलीय मृदा में कैल्शियम पाया जाता है जिस कारण यह हल्की फुल्की उपजाऊ होती है। और ध्यान रखें आप कि मोटे अनाज मुख्य रूप से इन्हीं क्षेत्रों में उगाए जाते हैं जिनको कि खास करके कम जल की आवश्यकता होती है। जैसे आप देखें गेहूं, बाजरा, ज्वार, जौ आदि सब में उगाया जाता है। मुख्य क्षेत्र अगर आप बात करें तो ये हो गया राजस्थान और हरियाणा का कुछ भाग। राजस्थान तो मुख्य एरिया है इसका। ठीक है, अगला देखते हैं पर्वतीय मृदा, माउंटेनियस सॉइल। इसमें देखिए ये क्या होता है कि पर्वतीय मृदा जो है पहाड़ी ऊंचे ढलानों पर पाया जाता है। जैसे ये पहाड़ है तो इन सब जगह जो मृदा पाया जाएगा, ठीक है, यहाँ पर्वतीय मृदा पाई जाती है। इसमें क्या होता है, देखिए पर्वतीय मृदा में अविकसित ह्यूमस पाया जाता है जिस कारण जो है यह मृदा अम्लीय होती है। ठीक है, किस प्रकार की होती है पर्वतीय मृदा, अम्लीय। ठीक है, अब देखिए ये आप ध्यान रखिएगा, ये कई दफ़ा पूछा गया है, पर्वतीय मृदा कैसी होती है, अम्लीय होती है। और ह्यूमस क्या है, तो देखिए जीवाश्म प्लस वनस्पति, ये ह्यूमस से ध्यान रखना है। पर्वतीय मृदा में देखिए केवल बागानी फसल जैसे चाय, कॉफ़ी, मसाला, फूल आदि की खेती होती है। चूँकि देखिए चाय के लिए अगर मिट्टी की बात की जाए तो मिट्टी कैसी होनी चाहिए, तो चाय के लिए अम्लीय मृदा होनी चाहिए। ठीक है, और जल जो है जमा नहीं हो, जल हो लेकिन उससे निकल जाए, सरक जाए नीचे माफ करें। इसलिए आपने देखा होगा कि पहाड़ी ढलानों पर चाय की खेती की जाती है। क्यों? क्योंकि वहां पर चाय के लिए उपयुक्त दशा है। एक तो मृदा जो है ये अम्लीय है और जल जो है ठहरता नहीं है, सीधा सरसरा के नीचे। मुख्य क्षेत्र का बात किया जाए तो देखिए जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, दार्जिलिंग, ये सब। अगला है अपना लाल मिट्टी। लाल मिट्टी देखिए किस जगह पर पाया जाएगा, तो लाल मिट्टी जो है शुष्क एवं आर्द्र स्थानों पर पाई जाती है। ठीक है, लाल मिट्टी किस जगह पर पाई जाएगी, तो जो स्थान शुष्क और आर्द्र है। इसका निर्माण मुख्य रूप से ग्रेनाइट चट्टानों से होता है। ध्यान रखिए, आपने पढ़ा था बेसाल्ट से काला, ग्रेनाइट से लाल, कंफ्यूज कतई ना करें। ठीक है, लाल मिट्टी का निर्माण किस चट्टान से होता है, ग्रेनाइट से। और यदि पूछा जाए कि भैया इसका रंग लाल क्यों होता है, लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है, तो आयरन ऑक्साइड के कारण लाल मिट्टी का रंग लाल होता है। और काली मिट्टी का रंग काला क्यों होता है, तो मैग्नीफेरस टिटेनिफेरस के कारण जो है वो काला होता है, और आयरन ऑक्साइड के कारण लाल मिट्टी का रंग लाल होता है। देखिए लाल मिट्टी में अगर आप उर्वरता बढ़ाना चाहते हैं, देखिए ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सवाल पूछा गया है, तो चूना के इस्तेमाल करने से लाल मिट्टी की उर्वरता बढ़ाई जाती है। चलिए आगे देखते हैं। यदि बात किया जाए कि लाल मिट्टी का मुख्य फसल क्या क्या अंतर्गत आता है, तो देखिए तंबाकू है, सब्जी है, मूंगफली है, चावल, इस सभी की खेती के लिए लाल मिट्टी उपयुक्त है। और सूखने पर जो है लाल मिट्टी जो है पीले रंग की दिखाई देती है। सूखने पर लाल मिट्टी पीले रंग की दिखाई देती है। एमपी, महाराष्ट्र, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, ये सब एरिया में जो है लाल मिट्टी पाया जाता है। अगला है लेटेराइट मिट्टी। तो देखिए लेटेराइट मिट्टी कहाँ पाया जाएगा, आर्द्र स्थान और अधिक वर्षा वाले स्थानों पर। ऐसा क्षेत्र जो आर्द्र है और जहाँ वर्षा ज़्यादा होती है, ठीक है, उन क्षेत्रों में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि जैसे ये मान लीजिए मिट्टी है,
और इसका जो पोषक पदार्थ है, ठीक है, अपक्षालित होकर पोषक पदार्थ जो है नीचे चले आता है। लेटराइट मिट्टी में ये होता है कि पोषक पदार्थ क्या है, नीचे जमा हो गया, ठीक है, जैसा कि आप फिगर में आप देख रहे हैं। और जब नीचे जमा हो गया तो ऊपर का जो भाग है ये कैसा हो जाएगा, अनुपजाऊ हो जाता है, ध्यान रखना है, ठीक है। ये पोषक पदार्थ है, देखिए नीचे आके जमा हो गया। इसका रीजन है अपक्षलन प्रक्रिया द्वारा मिट्टी के पोषक पदार्थ नीचे हो जाते। सवाल आपसे पूछ लेगा, और पूछा हुआ सवाल है कि निम्न में सर्वाधिक अपक्षालित मिट्टी कौन सी है, लाल, काली, लेटेराइट, है ना, पर्वतीय। तो अपक्षालित जहां लग जाए तो आपको ध्यान में रखना है कि अपक्षलन प्रक्रिया द्वारा जो है इसका जो फर्टिलिटी होता है, इसका जो उपजाऊपन होता है वो नीचे चले जाता है। अब देखिए, लेटेराइट मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार अगर पूछ लिया जाए तो ये केरल के मालाबार तटों में, ध्यान रखना है। और मुख्य रूप से इन क्षेत्रों में जो है काजू, सब्जी, चावल ये सब उगाया जाता है। सबसे ज़्यादा विस्तार इसका है केरल के मालाबार तट पर, ध्यान रखें। ये अलग अलग टाइप का होता है, लाल लेटेराइट मिट्टी, है ना, पीला लेटेराइट, सफ़ेद लेटेराइट। तो अगर आपसे पूछ ले कि सफ़ेद लेटेराइट का रंग सफ़ेद क्यों होता है, तो ध्यान में रखना है सफ़ेद लेटेराइट का रंग सफ़ेद केओलिन के कारण होता है। किसके कारण, केओलिन। चलिए अगला जो है अपना यह है पीट या दलदली मिट्टी। तो देखिए नाम से पता चल रहा है कि दलदली स्थानों पर पाया जाता है। और इसका निर्माण कैसे होता है कि कहीं एक जगह जो है जल जमा रह गया तो उस क्षेत्र की मिट्टी जो है दलदली मिट्टी बन जाती है। खास करके अगर आप देखेंगे तो तटीय भागों में, जैसे पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु जैसे क्षेत्रों में यह मिट्टी पाई जाती है। और इस मिट्टी में जो ह्यूमस ज़्यादा होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं लवणीय मृदा क्या है। लवणीय मृदा की बात की जाए तो मैग्नीशियम और सोडियम की अधिकता के कारण जो है मृदा में लवणता बढ़ती है। ध्यान रखिए, मृदा लवणता बढ़ने का कारण क्या है, मैग्नीशियम और सोडियम की अधिकता, ठीक है। इसका अगर क्षेत्र का बात किया जाए तो गुजरात, एमपी, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, इन सभी क्षेत्रों में लवणीय मृदा पाई जाती है। अब देखिए कुछ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के, बल्कि कई सारे क्वेश्चन हम लोगों ने पीछे डिस्कस किया, लेकिन आप ध्यान रखें चाय के लिए अम्लीय मृदा सर्वाधिक उपयुक्त होता है। फिर देखिए हम लोगों ने पढ़ा था कि मिट्टी का पीएच वैल्यू 6 से 7 हो जाए, जब ये बढ़ जाएगा तो मैक्सिमम हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, क्षारीय, और मिनिमम हो जाएगा तो अम्लीय। क्षारीय में हम लोगों ने पढ़ा था कि जिप्सम के प्रयोग से मिट्टी की क्षारीयता जो है इसे दूर किया जा सकता है। और तेजाबी मिट्टी, अम्लीय मिट्टी को कृषि योग्य बनाने के लिए उसमें लाइम का प्रयोग होता है, ये हम लोगों ने देखा। तो दोस्तों ये था भारतीय मृदा। उम्मीद है कि आपको सारा चीज़ समझ में आया होगा। आप इसे नोट बना लें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक करें ताकि मोटिवेशन मिलता रहे, क्योंकि काफ़ी कम व्यूज़ आते हैं, इसी वजह से जो है वीडियो लगभग जो है अब नहीं करता है मन बनाने का, ठीक है। खैर ये आपके ऊपर निर्भर करता है, रिवाइज करते रहें। धन्यवाद।